बहुत बार सेकंड प्रॉप जो बीएमएस स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगतंत्र सिंगल सब्जेक्ट है, इसको हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे, और पेपर भी सिंगल है और प्लस सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो देखो, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब बीएमएस करते थे तो हम लोग में कहावत था, अगतंत्र मतलब सिंगल सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो सांप आके डसेगा। ऐसा हम लोग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा ये था। ठीक है, तो उसी तरीके से आज मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगतंत्र जो सब्जेक्ट है व्यवहार आयुर्वेद, ये पहले तो 1.5 साल का टाइम मिला है, तो बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है इसलिए चाहिए क्योंकि क्लिनिक में हमारे कभी हमारे हॉस्पिटल में बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कोई पॉइजन लेके पेशेंट आ जाता है, उसको किस तरीके से डील करना होता है, मेडिकल लीगल क्या क्या चीज़ होते हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लोगों को उस अप्रोच से पढ़ना चाहिए, पहला बात। दूसरा, अब टाइम निकल चुका है, तो अब आप लोगों के पास 1.5-2 महीना होगा, तो इस 1.5-2 महीने में क्या करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो कि ये पैटर्न आप लोगों को पता है कि ये सब्जेक्ट जो है अगतंत्र 100 मार्क्स के लिए सिंगल सब्जेक्ट है, और हम लोगों को पास होने के लिए कितना चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए, राइट। अब ये 50 मार्क्स आएगा कैसे मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले अपने को मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने होते हैं, 8 होते हैं, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने होंगे, 4 होंगे, राइट। मार्क्स सबका यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल करोगे 100 आ जाएगा, बरोबर। तो हम लोगों को अपना मार्क्स किस तरीके से लाना है, एक चीज मैं बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 20 मार्क्स का है, बरोबर। ट्राई करना है अपने को कैसे भी इसमें हमारा जो मार्क्स है 17 आना चाहिए, 17 से 18 कैसे भी मार्क्स आना चाहिए। एक आध दो गलत हुआ तो हुआ, मगर इतना आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा देखो, अगतंत्र में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं किसके ऊपर आएगा, फेटल डोज, फेटल पीरियड प्रकार के ऊपर आएगा, और किसके ऊपर आएगा, तो और आ सकता है जो एक्ट है उसके ऊपर आ सकता है, राइट। या फिर कुछ ऐसे क्लिनिकल साइन सिम्टम है जिसके ऊपर आ सकता है, जैसे बोल देगा राइस वाटर स्टूल किस में होता है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए, राइट। इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैं कुछ अगतंत्र से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स बता दूंगा, ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, वो आपका एमसीक्यू का काम कर देगा, जिसमें आपका जो 17 से 18 जो मार्क्स है ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ये हो गया एक बात। अब बचा तुम लोगों को पास होने के लिए कितना चाहिए था, 50 चाहिए था। 50 में मान लो तुम लोग ने 18 मार्क्स अगर स्कोर कर दिए तो बचा कितना, 32 मार्क्स। अब 32 मार्क्स कैसे लाना है, तो 32 मार्क्स लाने का बहुत ईजी तरीका है। ये जो एसएक्यू है और एलएक्यू है, बहुत प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि एसएक्यू किस में से आ सकता है और एलएक्यू किस में से आ सकता है, बस अपने को उस पर काम करना है। और कुछ कुछ जो चीज होता है हमेशा फिक्स होते हैं, हम लोग अगर उसको बार बार घुमा के करते रहेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आते रहता है। अब मान लो मैं इजी करने के लिए कर रहा हूं कि पास कैसे होना है, ठीक है, बाकी पढ़ाई तो सबको करना है अच्छे से। अब एसएक्यू 8 एसएक्यू आएगा, एक एसएक्यू पे 5 मार्क्स है। मैं बोलता हूं अगर तुम लोग 6 एसएक्यू को बहुत अच्छे से अटेंड करते हो, 6 क्या 5 एसएक्यू को बहुत अगर अच्छे से अटेंड करते हो, और तुम लोग को एग्जामिनर ने 3.5 ही मार्क्स देता है, तो कितना हो जाएगा, 17.5 के आसपास तुम लोग को कुछ मार्क आएगा, 17-18 के आसपास तुम लोग को कुछ आ जाएगा, बरोबर। अब 32 में से तुम फिर से 18 माइनस कर दो, 32 में से फिर से 18 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, बचेगा 14 मार्क्स, ठीक है। अब 14 मार्क्स लाना है तुम लोग को। एलएक्यू है कितना, 4 एलएक्यू है, और एक एलएक्यू 10 मार्क्स का है, तो बहुत पैटर्न फिक्स रहता है कि इसमें से एलएक्यू आएगा। बस तुम लोगों को वो चैप्टर को बहुत अच्छे से ढंग से अच्छे तरीके से करना है जिससे तुम्हारा एलएक्यू मिस ना हो। अब एलएक्यू मान लो 4 एलएक्यू आता है, लिखना कुछ इस तरीके से है, क्या बोला मैंने, लिखना कुछ इस तरीके से है कि जिसमें से अपने को कैसे भी करके 14 मार्क्स मिल जाए, 14-15 मार्क्स मिल जाए। 14-15 मार्क्स मिल गया, आराम से तुम पास हो जाओगे। देखो पास होना बहुत आसान है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैंने तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि एमसीक्यू किस पे से कैसे करना है, एसएक्यू कैसे करना है और एलएक्यू कैसे करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी जो अगतंत्र का ना पूरा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें से एमसीक्यू, किसमें से एलएक्यू और किसमें से एसएक्यू आने वाला है, ये मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ। फिर मैं उसके बाद में ना पीवाईक्यू बताऊंगा क्या क्या किसमें से क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट ऑफ अगतंत्र। अब इसमें से अगर आप लोग देखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अगतंत्र हो गया, विष का जो चिकित्सा है, जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन हो गया, ठीक है, विषाक्त आहार और विरुद्ध आहार, ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक ये आने वाला है 13 मार्क्स के। अब ये 13 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, अपने को बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया ये टॉपिक। इसमें से जो एलएक्यू है वो इसके ऊपर आने वाला है और इसके ऊपर आने वाला है, एकदम क्लियर है। इसमें से जो चरक के हिसाब से जो चिकित्सा बताया गया है विष का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करो क्योंकि वो 10 मार्क्स के लिए वो पूछ सकता है। और दूसरा जो मॉडर्न का जो मैनेजमेंट है, वो या तो कभी ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, तो ये 2 टॉपिक को ना बहुत अच्छे से पक्का कर लो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एलएक्यू एकदम फिक्स, क्योंकि ना ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, इस साल पूछेगा तो अगले साल
जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पूछेगा। तो ये अल्टरनेट आते रहता है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। दूसरा, इसमें से एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू किस पे पूछेगा, चरक के हिसाब से कितना चिकित्सा बताया गया है 20 का, तो ये अपने को पता होना चाहिए कौन से स्थान में पूछा गया है। ठीक है। तो एमसीक्यू को जो बता पूछने का जो पैटर्न होगा वो या तो श्लोक के ऊपर होगा, या तो कोई नंबर के ऊपर पूछेगा। जैसे अभी अपने को मालूम है टॉक्सिकोलॉजी है, तो इसमें ज्यादा करके फेटल डोज, फेटल पीरियड, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आने वाले हैं। ठीक है। स्पेसिफिक किसी का साइन पूछ देगा, जैसे धतुरा का जो डी है उसके पूरे जो साइन है वो क्या है, वो पूछ सकता है। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसमें। ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखो, और ऐसे क्यू तीनों में से आने वाला है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो दूसरा है गर्भ विष और दूषित विष, विष के उपद्रव, डिजीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू विष। ठीक है। ये 12 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो इसमें से देखोगे तो जो एल है केवल इसके ऊपर आने वाला है, बरोबर। बाकी एस दोनों में से पूछ रहा है और एमसीक्यू दोनों में से पूछ रहा है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छे से आप लोग, मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा, ये जो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से ध्यान से अच्छे से पढ़ो। तो जिससे क्या होगा, तुमको एक आइडिया रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से एसएक्यू आने वाला है। इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी, इसमें से ये जो टॉपिक है ये 11 मार्क्स के लिए। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विश और थेरेप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ अगध के योग, ये जो है ये जो टोटल 11 मार्क्स के लिए। ठीक है। इसमें से एमसीक्यू आएगा, तो देखना जो अगध के योग हैं इसमें से एक तो योग आ सकता है कोई भी। ठीक है। और दूसरा इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है। जो योग है उसके श्लोक के ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है, कौन से स्थान से लिया गया है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर पूछ सकता है। राइट। इसमें से कोई भी एलएक्यू नहीं आने वाला है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। एसएक्यू आ सकता है, और क्या आ सकता है, और आ सकता है एमसीक्यू। क्लियर हो गया एकदम। ओके। फिर जैसे स्थावर विष है, इसमें से प्लांट ओरिजिन वाले। ठीक है। जो पॉइजन मेटल ओरिजिन के हैं वो हो गया। फिर जांगम विष हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 17 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें देखोगे तो एलएक्यू तीनों पे भी पूछ सकता है। इसमें एलएक्यू कैसे पूछेगा, बोलेगा कि विष का क्लासिफिकेशन बताओ, फिर उसके बाद बोलेगा जांगम विष के बारे में बताओ, फिर बोलेगा विष का क्लासिफिकेशन बताओ। ठीक है। जो भी टॉक्सिक का जो पूरा चार्ट बना आप लोगों को ध्यान में होगा, मैडम ने पढ़ाया आप लोगों को, वो ध्यान में रखो। ठीक है। फिर उसके बाद से पूछ देगा इसमें जैसे अभी सर्प विष है उसके प्रकार बताओ, फिर उसका मैनेजमेंट बताओ। तो पता होना चाहिए तुमको उसका मैनेजमेंट क्या है। एंटी स्नेक विनोम से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, एंटी स्नेक विनोम के बारे में पता होना चाहिए तुम लोगों को। फिर जैसे अलर्क विषवादा हो गया, रेबीज हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। रेबीज का जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो पता होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं स्कॉर्पियन बाइट हो गया, उसके प्रकार पता होना चाहिए। स्कॉर्पियन बाइट को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजोसिन के बारे में पता होना चाहिए। राइट। तो ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, उसके प्रकार ये सब। कोरोसिव पॉइजन क्या होता है, एब्रेसिव पॉइजन क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन क्या क्या होता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसका जनरल मैनेजमेंट क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये इसीलिए सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तुम लोग को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। क्लियर हो गया एकदम। ठीक है। फिर आता है कृत्रिम विष और सब्सटेंस ऑफ एब्यूज, अगतंत्र परसेप्शन ऑन कैंसर, ये 12 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसमें से देखो ये जो है इसके ऊपर एलएक्यू पूछ रहा है। ठीक है। और इसके ऊपर एलएक्यू है, बराबर। बाकी सब एमसीक्यू है और एसएक्यू है। तो क्लियर हो जाएगा एकदम, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला इसमें। ठीक है। फिर आता है फॉरेंसिक मेडिसिन। क्या बोला मैंने, फॉरेंसिक मेडिसिन। ये जो है ये पूरा टॉपिक है 10 मार्क्स के लिए। कौन सा, 15, 16 और 17 जो लीगल प्रोसीजर है, और 18 पर्सनल आइडेंटिटी हो गया। ठीक है। वैद्य के जो सद्वृत्त है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसके ऊपर एसएक्यू आ सकता है, बराबर। तो ये एसएक्यू ये जो टॉपिक है ना, इसी ये हेडिंग के ऊपर ही सीधा एसएक्यू पूछ देगा, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन जो ये जितना बताया गया ये सब पूरा टोटल 10 मार्क्स का आता है। तो इसके ऊपर देखोगे तो एमसीक्यू तीनों में से सबके बारे में पूछ सकता है। इंक्विस्ट क्या होता है, कोरोनरी इंक्विस्ट क्या होता है, कुछ एक्ट डाल देगा उसके बारे में पूछ देगा। तो ये एमसीक्यू इस तरीके से तैयार रखना है। एसएक्यू जो पहला टॉपिक है उसके ऊपर एसएक्यू नहीं आने वाला है, उसके ऊपर एलएक्यू नहीं आने वाला है। ठीक है। वैद्य के जो सद्वृत्त हैं उसके ऊपर एसएक्यू आ सकता है, सीधा वही पॉइंट पूछ सकता है। ठीक है। लीगल प्रोसीजर उसके ऊपर एसएक्यू आ सकता है। पर्सनल आइडेंटिटी इसको एलएक्यू के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है और एसएक्यू के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। तो पर्सनल आइडेंटिटी का प्रॉपर चार्ट बना के रखो, एग्जाम में आया तुरंत तो चार्ट को हेडिंग पॉइंट हेडिंग
पूरा ऊपर से लेके नीचे तक किस तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा धड़ाधड़ धड़ाधड़ उतार देना है। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम? ओके। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा, जितना भी पूरे अगर तंत्र में जितना भी एक्ट है वो कंपलसरी उसमें से ना 5 मार्क्स का एक बार ऐसे क्यों पूछेगा तुमको, तो पूरे के पूरे एक्ट जो है सबको लिस्ट बनाओ और सारे के सारे एक्ट को पढ़ डालो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत आसानी से तुम लोग पास हो जाओगे। अननेसेसरी तुम लोग ऐसे मगअप करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, पास होना बहुत आसान है आयुर्वेद में। ठीक है, थैनेटोलॉजी, एस्पेक्सियल डेथ, इंजरी, ये जो है ये 12 मार्क्स के लिए। अब इसमें से देखोगे तो थैनेटोलॉजी और इंजरी के ऊपर LAQ इसमें सबके ऊपर पूछने वाला है। LAQ सब में आएगा, MCQ भी सब में है और SAQ भी सब में है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करो। ठीक है, एग्जाम में पेपर कैसे क्या लिखना वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, ये इस तरीके से अच्छे से करो। प्रेगनेंसी, डिलीवरी और एबॉर्शन, इसके ऊपर कोई LAQ नहीं आने वाला है, इसके ऊपर MCQ और SAQ आएगा। सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो है इसके ऊपर भी MCQ और SAQ आएगा। तो MCQ जो एक्ट है उसके ऊपर पूछ सकता है, SAQ में जो डिलीवरी जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, बरोबर। MTP जो एक्ट है उसके बारे में पूछ सकता है। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग को अबॉर्ट करना चाहिए, वो पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये सब ना जो ऊपर ऊपर ध्यान में रहना चाहिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेक्सुअल ऑफेंस किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो रेप के जो एक्ट हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक पूछ सकता है। ठीक है, फॉरेंसिक साइकेट्री, फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, लॉ, एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, ये जो है ये 7 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान में रखो कि इस पे कोई LAQ नहीं है, इसके ऊपर SAQ है और MCQ है। तो पूरे एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये पूरा हम लोग का सिलेबस था। अब एक चीज और ध्यान में रखो, मैं जो चीज बता रहा हूँ, देखो अब कुछ चीज काम करना है तुम लोगों को। सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास बुक होगा, जो भी नोट्स होगा, उसको ना एक एक पेज को ना खाली पलट के देखते जाओ कहाँ पे क्या चीज है क्या नहीं है, जिससे तुम लोग एटलीस्ट एक बार फेमिलियर हो जाओ, बरोबर। ये चीज पहले करो, सबसे पहले पूरा पलट के देख लो। उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है, जितना भी, क्या बोला मैंने, जितना भी क्लासिफिकेशन है, जितना भी पूरे बुक में क्लासिफिकेशन है, वो सब एक फुल स्केप का जो एक जो बड़ा पेपर होता है A4 साइज का, उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन एक ही पेज में आना चाहिए। छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा लिखो, ट्री डायग्राम बनाओ, छोटा छोटा लिखो, जो भी करो, मगर एक ही पेज में पूरा आना चाहिए। जितना भी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, चाहे पॉइजन के हो, चाहे विष के पॉइजन हो, चाहे सर्व विष का हो, जितना भी हो सब एक ही इसमें आना चाहिए। स्नैक के टाइप हो, जो भी हो, सब एक ही पेज में आना चाहिए। ठीक है, छोटा छोटा लिखो। दूसरा बात, जितने भी पॉइजन है, ठीक है, उसका नाम, उसका फेटल डोज, फेटल पीरियड, ठीक है, क्या बोला मैंने, फेटल डोज, फेटल पीरियड, और क्या बोला मैंने, उसका जो एंटीडोट होगा वो, स्पेसिफिक जो साइन होगा, जैसे धतूरा का D अपने को मालूम है, आर्सेनिक पॉइजन का हो गया, लीड पॉइजन में क्या क्या होता है, जो स्पेसिफिक साइन है वो लिखना है, बरोबर। ओके, फिर तीसरा काम क्या करना है, तुम लोग को जितना बुक है ना, जो भी बुक होगा तुम्हारे पास, नोट जो भी होगा, उसको ना एक बार ना ऐसे पलट के पूरा अच्छी तरीके से देख लो, जिससे तुम लोग को ना एक पता चल जाए कि मेरे को किस तरीके में से अपना नोट्स बनाना है। ये सारा चीज तुम लोग को खुद करना है। खुद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग जब खुद से ढूंढ के पढ़ोगे ना, तो उस चक्कर में तुम लोग और भी कुछ चीज पढ़ लेते हैं ना, तो ध्यान में रहता है और एग्जाम में काम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो मेरा, एक ये तुम लोग फायदा होगा। अगर तुम लोग सोचोगे कि कोई रेडीमेड तुम लोग को नोट्स बना के देते को पढ़ोगे, तो जितना वो लिखा है ना उतना ही जानोगे। और एक लॉ बोलता है क्या है, जितना हम लोग पढ़ते हैं उसका और आधा हम लोग उसका आधा हम लोग को याद रहता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इस पर तुम लोग खुद वर्क करो, अपने खुद का नोट्स बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं ट्राई करूंगा ये तुम लोग को प्रोवाइड करने के लिए, मगर फिर भी तुम लोग उसको बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा पढ़ के बनाओगे तो एग्जाम में तुम लोग लिखोगे पेपर, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा दिन तक रिकॉल कर रहेगा। ठीक है, तीसरा काम ये करना है कि तुम लोगों को जितने भी एक्ट हैं और लॉ है उस सब का नोट्स बनाना है, क्योंकि उसके ऊपर 5 मार्क का SAQ आ सकता है। तो जैसे कि इन्वायरमेंटल एक्ट हो गया, ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हो गया, ड्रग एब्यूज का हो गया, बरोबर है, ऐसे बहुत सारे एक्ट तुम लोग को मिल जाएंगे।
वो सब 5-5 मार्क्स के लिए पूछेगा, वो सारा का सारा तुम लोगों को बताना है। ठीक है, ओके, 3 काम हो गया। चौथा काम कुछ ड्रग्स है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। देखो कैसा भी पॉइजन आने दो, सबसे पहले आपने को क्या करना है, पेशेंट का क्या देखना है, वाइटल्स चेक करना है। मतलब उसका ए बी सी अच्छे से देखना है। ए मीन्स उसका एयरवे, मतलब क्या होगा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। बी मीन्स हम लोग ये भी समझ लेते हैं उसका ब्रीथिंग पैटर्न बोल लो, या फिर उसकी ब्रेन की एक्टिविटी, वो अच्छे से देखना है, मतलब वो बता देगा। सी मतलब क्या समझ सकते हैं हम लोग, सी मतलब सर्कुलेशन, उसका कॉन्शियस एक्टिविटी समझ सकते हैं, सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, तो मिला जुला के क्या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हार्ट रेट हो गया। ठीक है, और क्या बोला मैं, उसका कॉन्शियस लेवल। ठीक है, ये सारा चीज पे अपना कमांड होना चाहिए। तो वाइटल्स हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। दूसरा, जितना जल्दी हो सकता है उस पॉइजन से उस पेशेंट को दूर कर दो, बरोबर है, उससे उसको दूर करो, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, जो भी प्रेजेंट कंप्लेन अपने को दिख रहा है सबसे पहले उसके ऊपर तुरंत फोकस करो, उसको सबसाइड करो। अगर उसको पेन है तो पेन के लिए उसको पेन किलर दे दो। फीवर दिख रहा है अपने को, उसके लिए पैरासीटामोल दे देंगे हम लोग। अगर अपने को बॉडी पे रेसेस दिख रहा है तो एंटी हिस्टेमिक जो ड्रग होता है, जैसे कि सेट्रीजिन हो गया, बरोबर है, लिवोसेट्रीजिन हो गया, हम लोग ये दे देंगे। ठीक है, फिर अगर पेशेंट को और भी लगे तो हम लोग स्टेरॉइड दे देंगे, हाइड्रोकॉर्ड दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, ये स्टेरॉइड हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, बरोबर है, मैं क्या बोला, एक तो हम लोग क्या देंगे, एंटी हिस्टामिक ड्रग, और दूसरा स्टेरॉइड, बरोबर। फिर तीसरा एंटीडोट। और क्या ध्यान में रखना है, साइड बाय साइड हम लोग को पेशेंट का हिस्ट्री लेते रहना है, पेशेंट के रिलेटिव से पूछते रहना है कि इसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, ऐसे ऐसे पूछते रहना है। जैसे हिस्ट्री समझ में आया, ये लिखना अपने को, हिस्ट्री जैसे समझ में आएगा कि पॉइजन क्या है, जैसे कंफर्म हुआ तुरंत हम लोग क्या देंगे, उसका एंटीडोट, क्या देंगे हम लोग, उसका एंटीडोट दे देंगे। तो एंटीडोट तुम लोग को पता है कि सबके क्या क्या है, मैं बता देता हूँ, जनरल याद रखो। अभी जैसे मेटल पॉइजन हो गया, तो मेटल पॉइजन में हम लोग क्या देते हैं, तो इसमें हम लोग देते हैं चिलेट। ठीक है, चिलेट एजेंट देते हैं। इसमें हम लोग देते हैं बीएल देते हैं, डाइमर कैप्रोल देते हैं हम लोग, और क्या देते हैं हम लोग, फिर इसमें हम लोग पेनिसिलिन देते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ हम लोग देते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। स्नैक पॉइजनिंग में हम लोग एंटी स्नैक विनोम देते हैं, एएसवी देते हैं। ठीक है, रेबीज का डॉग बाइट हो गया, रेबीज हो गया, तो उसमें हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए, बराबर। फिर कुछ मेडिकेशन है जैसे अपने को पता होना चाहिए, एट्रोपिन अपने को पता होना चाहिए, एट्रोपिन का क्या डोज होता है, किस में देते हैं हम लोग, बरोबर है। ओपीपी पॉइजनिंग में हम लोग देते हैं हायोसिन, हम लोग जब ज़्यादा एब्डोमेन में क्रैम्प्स आ गया वहाँ पे हम लोग ये देते हैं। ठीक है, फिर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एट्रोपिन हो गया, एड्रेनालिन कब देना है अपने को, ये कुछ ड्रग है आपको पता होना चाहिए। फिर से पैम आपको पता होना चाहिए, हम लोग ओपीपी पॉइजनिंग में एट्रोपिन देते हैं और पैम देते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से पता होना चाहिए। स्टमक वॉश करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम KMNO4 इसका पिंच लेके हम लोग अच्छे से उससे स्टमक वॉश करते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर और क्या पता होना चाहिए, राइस ट्यूब के साइज पता होना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो है ये एक चार्ट में पूरा लिख लो। ठीक है, तो ये 4 चार्ट तुम्हारा बन गया, बरोबर। बाकी तुम अपना जैसा पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, इससे क्या होगा तुमको ये एग्जाम के जो एंड मोमेंट है उस पर मदद करेगा। ठीक है।